हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज हम लेक्चर 7th प्रॉबेबली द लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे आरसीसी ड्राइंग का। ठीक है। सो हमने कॉलम के सेक्शन कैसे डिज़ाइन करने हैं इसको, ठीक है, कितनी स्केल पे ड्राइंग करनी है वो सब डिस्कस कर लिया है, बीम के भी स्लैब के भी, ठीक है, और कैंटिलीवर बीम भी डिस्कस किया। सो वन वे स्लैब्स, टू वे स्लैब्स भी क्लियर हैं, सिंगली डबली बीम्स भी हो गए हैं। सो आज हम मेनली डिस्कस करेंगे एक तो बीम और कॉलम का जॉइंट कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, अगर बीम एक कॉलम का हमने जैसे बीम ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये बीम है, बीम और ये कॉलम, इनका जॉइंट किस तरह से इनका ड्रॉ करना है। और उसके बाद एक फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन, अब जैसे जॉइंट करेंगे तो हम जो फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, जैसे कि ये हमारा फ्लोर है, ठीक है, फिर फर्स्ट यहाँ पे हॉल्स हैं, रूम्स हैं, ठीक है, उसके बाद फिर स्लैब आ गई, इसकी स्लैब आ गई, फिर छत आ गई, और ये उसका सेकंड फ्लोर का फ्लोर बन गया। तो ऐसे फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन आगे आगे हम जैसे कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं मोनोलिथिकली। तो फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से हम ड्राइंग शीट पे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट अब बिल्डिंग फ्रेम होता क्या है, ठीक है, इट में कंटेन ए नंबर ऑफ बेज। बेज मीन्स कि नंबर ऑफ, जैसे उसके जो पोर्शंस हैं हमने डिवाइड किए गए हैं, जैसे कि ये 4 कॉलम के बीच में ये है, तो 1 2 3 बेज हो गए, ठीक है, कॉलम और बीम के बीच। सो नंबर ऑफ बेज एंड में हैव सेवरल स्टोरीज, ठीक है, उसकी मल्टीपल स्टोरीज हो सकती हैं, ठीक है, फर्स्ट स्टोरी सेकंड थर्ड ऐसे ऊपर। सो अ मल्टी स्टोरीड मल्टी पैरेलल मल्टी पैनल्ड फ्रेम इज कॉम्प्लिकेटेड स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ओके, सो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर आपने ऐसा में पढ़ा होगा, डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। सो इट इज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ बीम्स एंड कॉलम्स बिल्ट मोनोलिथिकली, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़ के एक तरह की स्ट्रक्चर खड़ी की हुई है, सेपरेट सेपरेट नहीं है, कोई इसमें सेपरेट जॉइंट्स नहीं है, एक जॉइंट के साथ दूसरा जॉइंट आपस में जुड़ा हुआ है और एक जैसा दिखता है, एक सा बना हुआ है, ठीक है। सो फॉर्मिंग अ नेटवर्क, द फ्लोर्स एंड द वॉल्स आर सपोर्टेड ऑन बीम्स, ठीक है, बीम्स के ऊपर सपोर्ट की गई हैं फ्लोर्स एंड वॉल्स। ओके, विच ट्रांसमिट द लोड टू कॉलम, जो बीम है हमारा, ठीक है, ये कॉलम है और ये बीम है हॉरिजॉन्टल, तो बीम के ऊपर ही फ्लोर्स हैं, इसके ऊपर ही वॉल्स हैं सारी, ठीक है, सपोर्ट की गई हैं, और ये अपना लोड नीचे को कॉलम की ओर ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। सो द बिल्डिंग फ्रेम इज सब्जेक्टेड टू बोथ वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल लोड्स। ओके, अगर पूरे के पूरे जो हमारी स्ट्रक्चर है कॉलम्स और बीम्स की, हम पूरे को फ्रेम कहते हैं, ठीक है, फ्रेम स्ट्रक्चर बिना किसी फिटिंग के, अगर वुड फिटिंग नहीं करते तो यहाँ वॉल फिटिंग, वॉल्स नहीं अभी बनाते, तो उसको हम फ्रेम कहते हैं जो खड़ा होता है, ठीक है, हम खाली का खाली बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो उसको हम फ्रेम कहते हैं। सो द वर्टिकल लोड्स कंसिस्ट ऑफ डेड वेट, जो वर्टिकल लोड है इस प्रकार से आ रहे हैं बिल्डिंग के ऊपर, तो ये एक तो डेड वेट है बिल्डिंग का अपना वेट, ठीक है, ऑफ द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट सच एज बीम्स स्लैब्स कॉलम्स एक्सेट्रा एंड लाइव लोड, जो लोग चल रहे हैं ऊपर, ठीक है, जो लोग रह रहे हैं उसका लाइव लोड। एंड दी हॉरिजॉन्टल लोड्स कंसिस्ट ऑफ विंड फोर्सेस, और हॉरिजॉन्टल लोड किस प्रकार से होंगे स्ट्रक्चर में, एक तो विंड फोर्सेस, ठीक है, अर्थक्वेक फोर्सेस एक्सेट्रा। सो द एबिलिटी ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग टू रेजिस्ट विंड एंड लेटरल फोर्सेस डिपेंड अपॉन रिजिडिटी, कितनी वो सख्ती से बनी है बिल्डिंग, कितनी मजबूत है, उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, आपके जो हॉरिजॉन्टल लोड लेने की शक्ति बिल्डिंग की। सो व्हेन द कनेक्शंस ऑफ बीम एंड कॉलम आर फुल्ली रिजिड, जो आपस में जुड़े हुए हो बीम्स और कॉलम के कनेक्शन मोनोलिथिकली प्रॉपरली जुड़े हों अंदर से, तो उसकी हॉरिजॉन्टल लोड्स लेटरल लोड्स लेने की शक्ति बढ़ जाती है। ओके, सो इन ऑर्डिनरी रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्केलेटन बिल्डिंग्स अ कॉन्टिन्यूस बीम इज रिजिडली कनेक्टेड विद कॉलम्स। ओके, एक कॉन्टिन्यूस बीम है जो लगा हुआ है, जो चल रहा है इस प्रकार से, वो सारे कॉलम्स जो रास्ते में आ रहे हैं उनके साथ रिजिडली कनेक्टेड है, ठीक है। ओके, उसके सो नेक्स्ट, ड्यू टू दिस द मोमेंट्स इन द बीम डिपेंड नॉट ओनली अपॉन नंबर ऑफ लेंथ ऑफ स्पैंस, कितनी लेंथ है स्पैंस की, ठीक है, कंपोजिंग द बीम इटसेल्फ, जैसे ये मल्टीपल कॉलम्स के अंदर एक बीम खड़े हैं तो ये डिपेंड नहीं करता कितने नंबर ऑफ स्पैन है, मीन्स ये स्पैन ये स्पैन ये स्पैन कितने हैं, सारे के सारे एक सा दिखता है। एंड नेक्स्ट इज द बेंडिंग मोमेंट
at the end of any one span of the continuous beam cannot be transferred to the beam in the next span। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट अगर एक स्पैन में है बीम के, तो आप स्पैन समझ रहे हैं कि कॉलम्स के अंदर जो बीम, ये बीम का कनेक्शन है हॉरिजॉन्टल, तो दिस इज फर्स्ट स्पैन ऑफ द बीम। ओके, नेक्स्ट इज सेकंड स्पैन ऑफ द बीम। सो अलग अलग स्पैन के अंदर दूसरे ट्रांसफ़र, उसकी जो बेंडिंग मोमेंट है वो दूसरे में ट्रांसफ़र, ठीक है, नहीं, अलग अलग बेंडिंग अपनी वो लेंगे। इससे बेंडिंग मोमेंट लेने की क्षमता पूरे के पूरे बीम की बढ़ जाएगी। सो इंस्टेड ऑफ ट्रांसमिटिंग द बेंडिंग मोमेंट इनटू द फुल बीम इन द नेक्स्ट स्पैन, पार्ट ऑफ द मोमेंट इज ट्रांसफर टू द कॉलम्स अबव एंड बिलो द बीम। तो थोड़ी थोड़ी मोमेंट ऊपर और जो बीम के नीचे कॉलम है उनको ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्पैन below the beam in the next span of the part next is the part of the moment is transferred to the columns above the and below the beam and to balance the beam। इससे बैलेंस हो जाता है बीम, सारे लोड्स ट्रांसफर हो जाते हैं एक दूसरे को। सो फ्रेम स्ट्रक्चर इस प्रकार से लेटरल लोड्स और जो है वर्टिकल लोड्स लेने की क्षमता उसकी बढ़ती रहती है। ठीक है, ड्यू टू दिस इफेक्ट ऑफ लोडिंग ऑन वन स्पैन अपॉन द अदर स्पैन इज मच लोअर देन ऑर्डिनरी कॉन्टीन्यूस बीम्स विच आर नॉट कनेक्टेड टू कॉलम। सो अगर कंटिन्यूस बीम जो कॉलम के साथ कनेक्टेड नहीं होते तो उनसे क्षमता बढ़ जाती है। जैसे हम पहले नॉर्मली वॉल्स के ऊपर बीम खड़ा करके अपना घर बनाते थे लोग अब पुरानी टाइम की कंस्ट्रक्शंस में, तो इससे उसकी क्षमता थोड़ी लेटरल लोड लेने की बढ़ जाती है। ओके, इस प्रकार से आप इसको फ्रेम स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि ये सारे कॉलम्स हैं वर्टिकल्स। एक बिल्डिंग तैयार होने जा रही है। ठीक है, कितनी स्टोरी बिल्डिंग है? 3 स्टोरी बिल्डिंग। ओके, एंड दिस इज ग्राउंड फ्लोर। सो इसके अंदर ये जो सारे कॉलम्स के अंदर जो स्लैब्स डली हुई हैं, ठीक है, जो फर्स्ट स्लैब होती है इसके लिए ग्राउंड के लिए रूफ का काम करेगी और फर्स्ट फ्लोर के लिए फ्लोर का। ओके, फर्स्ट के लिए फ्लोर का, एंड जो फर्स्ट फ्लोर की जो स्लैब है वो सेकंड स्टोरी के लिए रूफ का काम, फ्लोर का काम करेगी और फर्स्ट के लिए रूफ का। ओके, इस प्रकार से बिल्डिंग डिज़ाइन की जा रही है, फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इधर की ये रेक्टेंगुलर कॉलम थोड़ी कम विड्थ के हैं और ये थोड़ी ज़्यादा विड्थ के कॉलम्स हैं रेक्टेंगुलर। ओके, इस प्रकार से ये रेक्टेंगुलर कॉलम यूज़ करके और बीम्स यूज़ करके इस आपकी बिल्डिंग बनाई गई है। और आप इसके अंदर एक और चीज़ देख सकते हैं, जो बीम्स डिज़ाइन किए गए हैं ये वाले जो दिख रहे हैं नीचे को, दीज आर इन्वर्टेड बीम्स। ठीक है, और टी बीम्स। ओके, इस प्रकार से ये बीम्स यहाँ पर लगाए गए हैं। सो स्लैब के नीचे स्लैब इसके ऊपर है। ओके, नेक्स्ट ये फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन आप एक्चुअल में देख सकते हैं। ठीक है, जो फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन चल रही है, ठीक है, इसकी आप एग्जांपल देख सकते हैं कि ये बीम्स एंड कॉलम्स को किस प्रकार से उन्होंने जोड़ा है। ओके, नेक्स्ट इज लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। एक जैसे इस प्रकार से बिल्डिंग खड़ी कर दी, ये लोड बेयरिंग है, इस पर सारा लोड जो है वो ज़मीन पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कौन इससे काम कर रहा है लोड बेयरिंग का? एक तो वॉल्स काम कर रही हैं, ठीक है, सारी की सारी जो मीन्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वॉल्स, इसका सारा लोड जो है जो पहले बीम में आता है, फिर वॉल्स के अंदर, फिर ज़मीन पे। सो ये लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर अपने आप में लोड ले रही है। ठीक है, वॉल्स सारी उसकी मीन्स आप कह लो कि कमरे की चारों दीवारें लोड ले रही हैं कोई ना कोई। ठीक है, और फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर कॉलम्स और बीम्स पे लोड होता है। आप ये देख सकते हैं कि हम इससे मल्टी स्टोरी, इससे बिल्डिंग की हाइट बढ़ जाती है। ठीक है, अब अगर हमने सिंगल स्टोरी बिल्डिंग बनानी है तो डैट डजेंट मैटर मच फॉर द फ्रेम स्ट्रक्चर। ठीक है, वो अपने आप में एक रिजिड बिल्डिंग बन सकती है, पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के लिए वी हैव टू बिल्ड फ्रेम स्ट्रक्चर टू रेजिस्ट लेटरल फोर्सेज लाइक अर्थक्वेक फोर्सेज वी यूजली सी इट, एंड नेक्स्ट आर दी अदर आर दी विंड फोर्सेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड फोर्सेस। अगर बीच के किनारे बिल्डिंग है तो इट मस्ट बी बिल्ट रिजिड, मीन्स एरिया पे डिपेंड करके, उसके लोड फैक्टर पे डिपेंड करके बिल्डिंग का डिज़ाइन निर्धारित किया जाता है। सो फर्स्ट हम एक कॉलम कनेक्शन एंड कनेक्शन कॉलम और बीम का देखेंगे। ठीक है, एज अ सैम्पल। सो ड्रॉ थ्रू सूटेबल स्केल, एक स्केल लेके जो भी हम अपने शीट पे ले रहे हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ द एंड कनेक्शन ऑफ ए कॉलम विद अ बीम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, सो एंड कॉलम का डेटा दिया गया है कि साइज़ उसका 400 इंटू 400 mm है, मीन्स वो एक अपने आप में स्क्वायर कॉलम है। ओके, मेन बार्स 8 बार्स लगे हैं 16 mm के, मीन्स स्क्वायर कॉलम के अंदर 8 बार्स हैं। ठीक है, इस प्रकार से होंगे।
8 बार्स। सो 16 के बार्स हैं, ओके। एंड लेटरल टाइज 8 की हैं, ठीक है, डाया की 8 डाया की लेटरल टाइज उस कॉलम के अंदर, ये वाली लेटरल टाइज जो कॉलम को बांधने के लिए सर ये वाले। सो 8 की है, 200 सेंटर टू सेंटर, इनका बीच का डिस्टेंस 200 है, ओके। एंड डबल टाइज है। नेक्स्ट आर, सो साइज बीम का दिया गया है, ठीक है, बीम की डिमेंशंस दी गई हैं। तो ये बीम की डिमेंशन है कि इसका साइज़ जो है 200 इंटू 400 है, ठीक है, रेक्टेंगुलर बीम है, इंक्लूडिंग 120 थिक स्लैब, उसके साथ ही 120 थिक स्लैब बनी हुई है बीम के साथ, बीम के अंदर जो है कास्ट की गई है, ओके। सो मेन बार्स, इस बात का ध्यान रखना, बीम के अंदर ही कास्ट की गई है, ठीक है, उसके अंदर जॉइंट करके स्लैब कास्ट की। सो मेन बार्स हैं, 5 बार्स लगे हैं उसके अंदर 20 के, उसमें से 2 बार्स हैं जो बेंट अप हैं L/7 डिस्टेंस के ऊपर, ओके। बेंट अप बार्स भी समझते हैं आप। सो स्टेरप्स जो बीम के इर्द गिर्द हैं सरिये को बांधने के लिए, तो वो हैं 8 के हैं, 2 लेग्ड स्टेरप हैं, 220 उनके बीच में सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। अब एंकर बार्स बीम को होल्ड करने के लिए, ठीक है, जितने मेन बार्स लगे हैं तो उसको एंकर बार्स भी होल्ड करेंगे, तो वो हैं 2 बार्स लगाए गए हैं 12 के, ओके। नेक्स्ट आपको इस प्रकार से इसकी ड्राइंग करनी है कि ये देखिए बीम के अंदर जो सेक्शन है, बीम का सेक्शन 5 बार्स नीचे, ठीक है, और एंकर बार्स 2, ठीक है, और इसकी डायमेंशन आपको देनी है 400/200 एंड मेन स्टील है ये। नंबर ऑफ बार्स आपको निकालने आते हैं, बीम के पहले भी करा चुके हैं, ठीक है, कि कैसे उसका एंड कवर निकाल के और नंबर ऑफ बार्स कितने लेने हैं, ओके। पर हमने इसको फ्रेम्ड स्ट्रक्चर सिर्फ ड्रॉ करके दिखानी है फ्रंट, इसका और कोई व्यू नहीं देना, टॉप व्यू या कुछ। सो हम इस प्रकार से सेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। जो ये सेक्शन बना हुआ है, आपको जितना सेक्शन दिया गया है इस प्रकार से। सो 120 थिक स्लैब, जो बीम के बीच में कास्ट है, तो बीम के बीच में ही 120 लेंगे। सो इस प्रकार से सारी की सारी डिमेंशन लिखनी है कि बीम 200 400 का है, 8 उसके 2 लेग स्टीरप्स हैं ये वाले, ठीक है, कितनी उनकी स्पेसिंग है बीच में, कितनी 220 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, ओके। कॉलम के साथ इस प्रकार से कास्ट है, कॉलम का सरिया और बीम का सरिया जॉइंट है, ठीक है। सो ये आपके कॉलम का भी टॉप व्यू है, बीम का भी सेक्शनल व्यू हो गया इधर, ठीक है, और अब कॉलम का भी ये टॉप व्यू है, ठीक है, सेक्शनल व्यू। कॉलम के अंदर उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 सरिये, कितने के 8 बार्स इसके आपने इधर लिखे नहीं हुए, तो आपने ज़रूर बताने हैं कि 8 बार्स कौन कौन से लगे हैं। 8 16 इधर भी इस डायग्राम में भी बताना है कि 8 बार्स 16 के हैं, मेन बार्स हैं, ओके। बस 40 उसका क्लियर कवर है। तो इस प्रकार से आपको ये ड्राइंग ड्रॉ करनी है अपनी शीट के ऊपर, ओके। सो अगर 8 बार्स हैं तो जो फ्रंट से 3 बार्स ही दिखेंगे ना आपको, 1 2 3 ये वाले। सो इस प्रकार से आपको नीट एंड क्लीन ड्राइंग ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट इज, हमने एक फ्रेम ड्रॉ करना है। ड्रॉ टू अ सूटेबल स्केल क्रॉस सेक्शन शोइंग कनेक्शंस ऑफ द बीम with intermediate and end columns of 3-bay 2-story RCC portal frame with following data, ठीक है। इंटरमीडिएट लोअर कॉलम पहले, ओके। जो बीच वाले कॉलम हैं, मीन्स ये हमारे कुछ कॉलम्स हैं, तो हम इनको एंड कॉलम बोलेंगे, और ये सारे जो कॉलम्स हैं इनको इंटरमीडिएट कॉलम। इंटरमीडिएट लोअर कॉलम, नीचे वाले कॉलम। देखो नीचे वाले कॉलम की साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि उस एंड पे सारा लोड ऊपर से नीचे आएगा, तो नीचे वाले कॉलम जो ग्राउंड फ्लोर वाले कॉलम्स कह लो, उनका साइज़ थोड़ा बड़ा होगा। बाकी अपर अपर फ्लोर्स का सबका साइज़ सेम होगा, और सबसे ऊपर जो फ्लोर्स हैं उनका साइज़ हम थोड़ा और कम कर सकते हैं। जैसे अगर 10 स्टोरी बिल्डिंग है तो लास्ट 1 और 2 स्टोरीज का साइज़ थोड़ा कॉलम्स का, बीम्स का और कम कर सकते हैं, ठीक है, पर सिमिलर रखते हैं यूजली। सो इंटरमीडिएट इनको बोल देते हैं लोअर कॉलम, और अपर कॉलम सारे के सारे एक साइज़ के जितनी भी स्टोरी है, ठीक है। तो हमने ये इंपॉर्टेंट है, 3-bay 2 स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, उसके 3 बेस बनाने हैं अंदर, ठीक है। सो 3 बेस 2 स्टोरी की लाइन डायग्राम बताऊं आपको कि
ये आपके ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट पे, सेकंड पे, 3 पे, फिर उसका फ्लोर, और 2 स्टोरी के लिए ये नेक्स्ट ये आ गया 3 पेज। ओके, सो ये 1 स्टोरी और ये 2 स्टोरी। ओके, तो इस प्रकार से आपको एक फ्रेम स्ट्रक्चर बनानी है। इंटरमीडिएट लोअर कॉलम जो है 3 पेज के अंदर, मीन्स ये 2 कॉलम, इनका साइज़ 500 बाई 500 mm, और जो ऊपर वाले ये 2 कॉलम, तो इनका साइज़ 400 बाई 400 mm। ओके, इंटरमीडिएट अपर कॉलम साइज इतना, बार्स 8 बार्स 20 mm के, इसमें 8 बार्स 12 mm के, लेटरल टाइज दोनों में 8 mm की, इसमें स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा 200 mm सेंटर टू सेंटर, इसमें 180 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, क्योंकि बार्स का डाया कम है इसलिए स्पेसिंग थोड़ी रिड्यूस कर दी गई है। एंड लोअर कॉलम, जो एंड वाले कॉलम्स है, कॉर्नर्स वाले एंड वाले, तो 400 mm उनमें उनका साइज़ है लोअर कॉलम्स का, ठीक है। 860 mm, 8 बार्स हैं 16 mm के, उसके अंदर 8 mm और 220 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, ठीक है। एंड अपर कॉलम्स जो एंड वाले हैं फर्स्ट फ्लोर के, फर्स्ट स्टोरी के, तो साइज़ उसका है 350 टू 350 mm। मेन बार जो हैं 8 बार्स हैं 12 mm के, उसके अंदर भी, इसके अंदर भी अपर में 12 mm के हैं, तो सारे 12 mm के हो गए, ठीक है। लेटरल अपर फ्लोर पे ऊपर फर्स्ट स्टोरी के ऊपर 12 mm बार्स यूज़ कर दिए गए हैं। नेक्स्ट इज लेटरल टाइज, इसके अंदर भी 8 mm की टाइज पर 160 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। सारे डायमेंशंस नीट एंड क्लीन ड्रॉ होनी चाहिए, ठीक है, शीट के ऊपर। और स्केल अपना वही रखना है जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं शीट के ऊपर, जो भी 1/20 जो भी आप स्केल लेते हो, ठीक है। मेन बार्स 5 बार्स हैं बीम्स में। अब जो बीम्स ड्रॉ करने हैं इनके साथ, कॉलम्स के साथ, ये वाले 1 बीम 2 बीम, तो इनके अंदर जो मेन बार्स हैं इसका पहले तो साइज़ आपको दिया नहीं गया है, सो मेन बार्स 5 बार्स लगाने हैं 20 mm के। ओके, 2 बार्स बेंट अप एट L/7। सो स्टीरप्स हैं 8 mm के, इसके बीम्स के 2 लेग्ड 150 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। एंड एंकर बार्स इसके अंदर मीन्स 1 वे जो है, क्या कहते हैं, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है ये। 5 बार्स नीचे के और 2 एंकर बार्स लगाए गए हैं 12 mm के। ओके, ऑल्सो शो द लैपिंग अरेंजमेंट ऑफ द बार्स इन द कॉलम। इट स्पेशल रिक्वायरमेंट थिकनेस ऑफ स्लैब में बी टेकन एज 130 mm। 130 mm ही स्लैब की थिकनेस लेनी है। सो नेक्स्ट नोट क्या करने वाली बातें इसके अंदर, आपको किसी भी रीइंफोर्स्ड ड्राइंग डिज़ाइन के अंदर ये नोट कर सकते हैं। ओवरलैपिंग ऑफ बार्स में बी टेकन एज 24 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बार। ओवरलैपिंग मतलब यहाँ पे एक सरिया ख़त्म हो गया हमारा, पर बीम आगे तक है, तो ओवरलैपिंग जो करनी है, हमारा जितना डाया है इस बार का, जितनी मोटाई है, ठीक है, तो उससे 24 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उतना दूसरा जो सरिया है इसके ऊपर ओवरलैप करना है। ओके, दिस इज़ ओवरलैप। कितना, ये लेंथ जो ओवरलैपिंग लेंथ है ये कितनी होनी चाहिए, 24 टाइम्स डाया ऑफ बार, 24 5। सो overlapping of vertical main bars may be restricted to middle third height of column as shown in figure। ठीक है, जो वर्टिकल मेन बार्स हैं, ठीक है, कॉलम के बार्स, वो मिडल थर्ड हाइट ऑफ कॉलम मीन्स फर्स्ट हाइट ऑफ कॉलम, सेकंड और थर्ड तक। पहले तो हमने सीधा ही सरिया डालना है बिल्कुल, उसके बाद 1/3 से ऊपर, ठीक है। नॉट मोर देन 50% ऑफ बार्स में बी स्प्लाइज्ड एट वन सेक्शन। ये इस बात का ध्यान रखना है, स्प्लाइस्ड मतलब कि एक दूसरे के साथ जुड़ने नहीं चाहिए, कि 50% से ज़्यादा बार एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े होने चाहिए, ठीक है। बार्स ऑफ डायमीटर अबव 32 mm में भी वेल्डेड, ठीक है। जो मोटे वाले बार्स है 32 mm, इस ड्राइंग के अंदर तो है नहीं, पर 32 mm के बार्स हम वेल्ड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ स्लोप इज ग्रेटर देन L/6 देन एडिशनल ड्रिंक्स टाइज आर रिक्वायर्ड टू कैरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर जो स्लोप है, ठीक है, बीम को स्लोप दी गई है यहाँ, ठीक है, जो भी स्लोप है अगर L/6 से ज़्यादा है तो रिंग स्टाइल, एडिशनल रिंग स्टाइल चाहिए उस कॉर्नर पे जहाँ पे स्लोप जा रही है डाउनवर्ड या अपवर्ड। ओके, तो नेक्स्ट ये वाली जो है बार्स की आपकी स्लोप है, स्लोपिंग बार्स दिए गए हैं इस शेप में। अगर ये शेप L/6 से स्लोप ज़्यादा है तो इसमें एडिशनल टाइज चाहिए, ठीक है, नियर द स्लोप। जैसे इसमें दोनों तरफ ये टाइज का आप गैप देख रहे हैं ना, इसमें ऊपर ज़्यादा गैप नीचे कम है, तो ये क्योंकि स्लोप जो है L/6 से ज़्यादा है तो इसमें एडिशनल टाइज चाहिए। ओके, अब
आप इस प्रकार से फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन बनानी है, ठीक है। कॉलम्स में वही जो सारे के सारे बार्स हैं आपने पहले शो करने हैं, ठीक है। ये सारे एंड कॉलम्स हैं, ये दोनों, ये आप इसमें देख सकते हैं, ये दोनों एंड कॉलम्स हैं, ये इंटरमीडिएट कॉलम्स हैं, ठीक है। 1 2 3 बेस ऑफ बिल्डिंग बन गए, ओके। एंड 2 स्टोरी बिल्डिंग है, ओके। 1 2 इस प्रकार से आपने ये शो करनी है, ओके। सो नेक्स्ट इज़ जो लोअर कॉलम का साइज़ भी आपने डायमेंशन देनी है 400 mm इंटू 400 mm। नेक्स्ट उसके बाद लेटरल टाइज की डायमेंशन है, ठीक है, 8 mm टाइज है टू। जो भी एंड कॉलम के अंदर जो भी डायमेंशन है वो रिप्रेजेंट करनी है, और इंटरमीडिएट कॉलम्स के अंदर जो भी डायमेंशन है आपको वो भी रिप्रेजेंट करनी है, ओके। एंड नेक्स्ट इज़ जो भी है अपर कॉलम्स की जितनी भी डायमेंशन है वो भी रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है, सारी की सारी। और जो स्लैब है उसका ज़रूर थिकनेस देनी है, ये स्लैब की थिकनेस इसमें 120 mm, इसके अंदर ये डॉटेड लाइन से शो की गई है कि 130 mm जो है स्लैब इसके अंदर कास्टेड है, ओके। एंड नेक्स्ट इज़ ये जो उसके बाद 400 mm का फिर बीम आ गया, ये भी 400 mm का था, ठीक है। इसने अज्यूम की है ये लेंथ, आपने भी 400 mm ज्यूम कर लेना बीम की लेंथ, 300 mm इंटू 400 mm बीम का साइज़, ठीक है, मीन्स 300 इस प्रकार से, और 400 उसकी डेप्थ, विड्थ 300 mm। तो इसमें 5 बार्स नीचे थे, ठीक है, और ऊपर 2 एंकर बार्स 12 mm के, ओके। सो फिर से 130 mm की जो है स्लैब डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दी गई है, कास्ट की गई है, ठीक है। अब सारे के सारे करिए इस प्रकार से बनाने हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ सकता है क्योंकि ये आपका एक इम्पॉर्टेंट ड्राइंग है फ्रेम स्ट्रक्चर की। सो आपने इस फ्रेम स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है, और ठीक है, उसको नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना है, हाँ बिल्कुल नीट एंड क्लीन शीट के ऊपर, ओके। एंड यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। So that was all about today's lecture, guys. Thank you.